प्लाज्मोडियम या मलेरियल पैरासाइट फॉर बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट। उसका फाइलम है प्रोटोजोआ, सब फाइलम प्लाज्मोट्रोमा, क्लास स्पोरोजोआ। इसमें पैरासिटिक हैं और लोकोमोटरी ऑर्गन्स या चलन अंगक का अभाव होता है। सब क्लास टीलोस्पोरिया, सूडोपोडिया अनुपस्थित होते हैं और स्पोर्स का निर्माण होता है। ऑर्डर यूकॉक्सिडा, इसमें शाइजोगोनी पाई जाती है और लैंगिक और अलैंगिक दोनों ही अवस्थाएं उपस्थित होती है। जीनस से प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां हैं जो कि मनुष्य में मलेरिया डिजीज़ कॉज करती हैं। ये है वाइवेक्स, फैल्सीपेरम, ओवेल और मलेरियाई। एक 5वीं प्रजाति और है कोवेलेसी, इसे भी अभी रिसेंटली WHO ने रिकॉग्नाइज किया है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स सबसे अधिक कॉमन है ह्यूमन बींग्स के अंदर जो कि मलेरिया उत्पन्न करते हैं और इसके द्वारा वाइवेक्स मलेरिया उत्पन्न होता है और इसकी साइकिल रिपीट होती है 48 घंटे में। पहली बार सिम्टम्स अपीयर होंगे, उसके 48 घंटे बाद फिर से बुखार और ठंड लग के बुखार आता है। प्लाज्मोडियम एक डाइजेनेटिक है। इसका अपना जीवन चक्र 2 परपोषियों में पूर्ण करता है। इसका प्राइमरी होस्ट मैन है। प्राइमरी होस्ट इसका मैन होता है जिसके अंदर ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट से अंतराकोशिकीय परजीवी के रूप में रहता है। आरबीसी और लीवर सेल्स के अंदर पाया जाता है। अलैंगिक चक्र पूर्ण करता है। 2 फेजेस है इसकी। लीवर शाइजोगोनी लीवर सेल्स या यकृत कोशिकाओं में होता है और इसका अंत में बहुखंडन के द्वारा मीरोजॉइट्स का निर्माण होता है। दूसरी इसमें होती है इरेथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी, ये आरबीसीज में होती है और इससे अंत में गैमेटोसाइट्स का निर्माण होता है। द्वितीयक परपोषी इसका फीमेल एनोफिलीज है और इसके अंदर ये एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। आहार नाल और लार ग्रंथियों में ये पाया जाता है। यहाँ पे ये लैंगिक चक्र पूर्ण करता है। इसकी 2 फेजेस हैं। गैमेटोगोनी, इसके अंतर्गत गैमीट्स या युग्मकों की उत्पत्ति होती है और उनका संलयन होता है जिसके फलस्वरूप जायगोट या का निर्माण होता है। दूसरा है स्पोरोगोनी, इसमें जायगोट के बनने के बाद में बहुखंडन की मल्टीप्लिकेशन गुणन की अवस्था आती है और इसके द्वारा संक्रमणकारी स्पोरोजॉइट अवस्था बनती है। ट्रांसमिशन किस तरह से होता है? जब एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मच्छर एक स्वस्थ मनुष्य को काटती है तो प्लाज्मोडियम मच्छर की लार के साथ मनुष्य के रक्त में छोड़ दिए जाते हैं। स्पोरोजॉइट प्लाज्मोडियम की संक्रमण की अवस्था होती है। इसके अतिरिक्त ट्रांसमिशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा, संक्रमित निडल्स के प्रयोग से और प्रेगनेंसी में मदर से फीटस के द्वारा भी हो सकता है। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल जितनी भी इसकी प्रजातियां हैं, स्पीशीज़ हैं, उन सभी में यही 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है इन्फेक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दोनों होती है मनुष्य में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मच्छर के अंदर। सबसे पहले लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में आपको बता ही दिया है कि इन्फेक्शन किस प्रकार से होता है। फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है और ये अपने सलाइवा के साथ जो इन्फेक्टेड स्पोरोजॉइट अवस्था है ये मनुष्य के रक्त में छोड़ देती है। इसे इनोक्यूलेशन भी कहते हैं। इनके सलाइवा में एक एंटीकोगुलेट पाया जाता है जो कि रक्त के थक्का जमने से रोकता है। और यहाँ पे कौन सी अवस्था पहुँची अब मनुष्य के अंदर? स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट कैसी अवस्था है? ये है स्पोरोजॉइट का डायग्राम। जो स्पोरोजॉइट है ये स्पिंडल स्पोरोजॉइट्स इन्फेक्टिव फॉर्म है, तर्कु रूपी होती है, कुछ कर्व्ड होती हैं और इसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। 11 से 12 माइक्रोन इनकी लंबाई होती है और आधा से 1 माइक्रोन इनका डायमीटर
होता है। इनका शरीर एक फर्म इलास्टिक पेलिकल के आवरण के द्वारा कवर्ड रहता है और जिसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि इसमें ग्लाइडिंग मूवमेंट के लिए उत्तरदायी होते हैं। अग्र सिरे पर एक अपर्चर पाया जाता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं और इसी के साथ में यहाँ पे एपिकल कैप भी पाई जाती है। इस माइक्रोपाइल के अंदर एक जोड़ी सिक्रीटरी ऑर्गन्स के छिद्र खुलते हैं। इनके द्वारा लाइटिक एंजाइम्स सिक्रीट किए जाते हैं और ये लाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, लीवर सेल को अपघटित कर उनमें प्रवेश में सहायता करते हैं। इनके अंदर एक सिंगल वेसिक्यूलर आशय के पाती न्यूक्लियस पाया जाता है जिसमें न्यूक्लियोलस स्थित होता है और सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है और कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जिनका फंक्शन ज्ञात नहीं है वो भी इसके अंदर उपस्थित होती है। नेक्स्ट है लीवर शाइजोगोनी। जैसे ही ये पैरासाइट स्पोरोजोइट्स मनुष्य के अंदर प्रवेश करता है उसके आधा से 1 घंटे के अंदर ये रक्त परिसंचरण के द्वारा लिवर या हिपैटिक सेल्स में यकृत कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर 2 फेजेस होती हैं। एसेक्सुअली ये मल्टीप्लाई करते हैं, प्री एंड एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज। इसमें क्या होता है, स्पोरोजॉइट्स जो हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक में क्या होगा, स्पोरोजॉइट्स जो कि इन्फेक्टिव स्टेज है ये वृद्धि करते हैं लिवर सेल के अंदर और एक गोलाकार नॉन पिगमेंटेड अवस्था शाइजोन्ट के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। इन शाइजोन्ट के अंदर अब क्या होता है, मल्टीपल विजन होता है, बहुखंडन होता है और ये क्रिप्टोजॉइट्स के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। इसमें क्या होता है, ये जो क्रिप्टोजॉइट्स बने हैं ये अब फ्रेश लिवर सेल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, शाइजोन्ट में परिवर्तित होते हैं, फिर से यही वही मल्टीपल फिजन होगा, डिवाइड करेंगे और उसके फलस्वरूप बनता है मेटा क्रिप्टोजॉइट्स। और ये प्रोसेस कई बार रिपीट किया जाता है और हर बार ये एक नई लिवर सेल को इन्फेक्ट करते हैं। ये दोनों फेजेस जो हैं वो नॉट पैथोजेनिक है, रोग उत्पन्न नहीं करती है, रोग के कोई भी इसमें लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं और ये एंटी मलेरियल ड्रग्स के लिए भी इम्यून होती है। प्री पेटेंट पीरियड किसे कहते हैं, जबकि पहली बार स्पोरोजॉइट का इन्फेक्शन हुआ और ये पैरासाइट ब्लड में उत्पन्न हुए हैं वो समय, और ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए 8 दिन का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड इन्फेक्शन से फर्स्ट सिम्टम जब अपीयर हो वो पीरियड, और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में ये है 14 डेज का। नेक्स्ट है इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी, आरबीसी के अंदर होता है। ये जो लिवर शाइजोगोनी के फलस्वरूप मेटाक्रिप्टोजॉइट्स बने थे ये अब क्या करते हैं, आरबीसीज के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और यहाँ पे 4 प्रवस्थाएं बनती है, ट्रोफोजॉइट, सिग्नेट रिंग, एमीबॉइड एंड शाइजोन्ट। सबसे पहले है ट्रोफोजॉइट स्टेज। आरबीसी के अंदर ये देखिए, ये स्पोरोजॉइट है, लिवर सेल में गया, शाइजोन्ट में परिवर्तित हुआ, उससे क्रिप्टोजॉइट्स बना, इसने दूसरी लिवर सेल को इन्फेक्ट किया, फिर शाइजोन्ट बना और अब बना है मेटाक्रिप्टोजॉइट्स। ये क्या करती है, ब्लड सेल्स के अंदर आ गई हैं, ये राउंड हो जाते हैं और मोडिफाइड इनटू ए यंग ट्रोफोजॉइट। ट्रोफोजॉइट का स्ट्रक्चर ये बताया था आपको। ट्रोफोजॉइट कैसा है, राउंड होते हैं और यूनिन्यूक्लिएट है, सिंगल न्यूक्लियस मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है, डबल न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन के द्वारा ये कवर्ड रहते हैं। साइटोप्लाज्म ग्रेन्युलर होता है जिसके अंदर कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, गोल्गी बॉडीज पाई जाती है और पिनोसाइटोसिस के फलस्वरूप उत्पन्न हुई खाद्य धान्यां मिलती है।
ये जो ये जो ट्रोफोजॉइट स्टेज है, इसमें क्या होगा, अब ये साइज में वृद्धि करता है। इनके बीच में ये देखिए, ये आरबीसी के अंदर प्रवेश कर दिया, ये गोल राउंड ट्रोफोजॉइट बना दिया। अब इस ट्रोफोजॉइट स्टेज में क्या होता है, बीच में एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। ये बीच में इसके फलस्वरूप न्यूक्लियस परिधि की तरफ धकेल दिया जाता है। रिंग की तरह दिखाई देता है ये, इसलिए इसको सिग्नेट रिंग स्टेज कहते हैं। ये अब साइटोप्लाज्म जो है उसका आरबीसी के साइटोप्लाज्म का साइटोप्लाज्म को इंजेस्ट कर लेते हैं और एक खाद्य धानी का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसका प्रोटियोलाइसिस करता है। तो जो प्रोटीन पोर्शन है, वो प्रोटीन पोर्शन तो ट्रोफोजॉइट के द्वारा खा लिया जाता है, एज ए फूड काम करता है। और जो हिमेटिन है वो एक जहरीला मलेरियल पिगमेंट बनाता है, जिसे हीमोजॉइन कहते हैं। उसके बाद आती है अमीबॉइड स्टेज। ये सिग्नेट रिंग स्टेज जो है वो एक्टिव अमीबॉइड स्टेज के अंदर डेवलप होती है। सूडोपोडियल प्रोसेसेस, ये देखिए सूडोपोडियल प्रोसेसेस निकले हैं, ये आरबीसी के साइटोप्लाज्म में भेज दिए जाते हैं। और इस वक्त इसके अंदर ये परिधि पे देखिए, इसके साइटोप्लाज्म में, आरबीसी के साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे लाल रंग के ग्रेन्यूल्स अपीयर होते हैं। इन्हें बोलते हैं शूफनर्स ग्रेन्यूल। इसके बाद आती है शाइजॉन अवस्था। एक्टिवली फीड करने के बाद अमीबॉइड अवस्था एक गोलाकार अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जिसे शाइजॉन कहते हैं। ये शाइजॉन और ये अब एक्टिवली डिवाइड होते हैं और उसके द्वारा 12 से 24 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, जो कि इसके, ये देखिए शाइजॉन्ट है, ये इसके परिधि पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं और इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म का मास भी आ जाता है। तो हर साइटोप्लाज्मिक मास जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ये मिलकर बनाता है ओवल शेप्ड मीरोजॉइट्स। हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स जो हैं, जो जहरीले कण थे, मलेरियल कण, ये भी सेंटर में इकट्ठे हो जाते हैं और इस आरबीसी को रप्चर करके और ये मीरोजॉइट्स ब्लड प्लाज्मा में फ्री हो जाते हैं और ये फिर से ये साइकिल रिपीट होती रहती है। और इस एक साइकिल को कंप्लीट होने में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में 48 डेज का टाइम लगता है। नेक्स्ट है पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। इसमें क्या होता है, ये जो कुछ मीरोजॉइट्स हैं, ये या तो इस तरह से सर्कल पूरा ये साइकिल रिपीट करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ मीरोजॉइट्स जो हैं, ये देखिए, ये कुछ मीरोजॉइट्स जो हैं नई लीवर सेल को इन्वेड कर जाते हैं। इसे कहते हैं पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। अब ये जो मीरोजॉइट्स बने हैं, ये धीरे धीरे संख्या में वृद्धि करते हैं और गोलाकार गैमेटोसाइट्स के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। ये गैमेटोसाइट्स भी दो तरह के हैं, ये गोल हुए और दो तरह के गैमेटोसाइट बनाते हैं। जो छोटे हैं और जिनके अंदर डिफ्यूज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है उसे मेल या माइक्रोगैमेटोसाइट कहते हैं। जो बड़े हैं और जिसके अंदर कॉम्पैक्ट पेरिफेरल न्यूक्लियस पाया जाता है उसे फीमेल गैमेटोसाइट या मेगा गैमेटोसाइट कहा जाता है। अब ये यहाँ पे आके डिवाइड नहीं होते हैं, कोई विभाजन नहीं होता है इसके अंदर। अक्रिय मनुष्य के ब्लड के अंदर पड़े रहते हैं, या तो ये डीजेनरेट होके नष्ट हो जाते हैं या फिर इन्हें वेक्टर के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। अब वेक्टर के अंदर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये देखिए, मनुष्य को एक फीमेल एनोफिलीज ने बाइट किया, उसके फलस्वरूप ये जो गैमेटोसाइट थे, माइक्रो और मेगा गैमेटोसाइट, ये उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और ब्लड मील के साथ उसके अंदर प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के बाद ये कहाँ, उसके स्टमक या मिडगट में पहुंच जाएंगे और मिडगट में पहुंचने के बाद जो कार्पसल से रक्त कणिका है वो तो डिसॉल्व हो जाती है और ये गैमेटोसाइट्स
स्टमक में स्वतंत्र हो जाते हैं। नेक्स्ट है गैमीटोगोनी। इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ गैमीट्स, माइक्रोगैमीट और मैक्रोगैमीट, फीमेल और मेल गैमीटोसाइट से इनकी उत्पत्ति होती है। और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के अंदर ये टाइम होता है 3 से 4 दिन का। माइक्रोगैमीट्स में क्या होगा, ये माइक्रोगैमीट है, ये माइक्रोगैमीट्स जो मच्छर है इसकी गट वॉल, गट में या स्टमक में मेल गैमीटोसाइट के अंदर एक्सफ्लैजिलेशन होता है। एक्सफ्लैजिलेशन के क्यों होता है, क्योंकि मनुष्य जो है वो तो वार्म ब्लडेड है, उसका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, और जो मच्छर है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, इसका टेम्परेचर कम होता है। तो ये जो टेम्परेचर में वेरिएशन मिलता है, सडनली टेम्परेचर कम मिल रहा है इन्हें, उसकी वजह से एक्सफ्लैजिलेशन होता है, मतलब फ्लैजिला का निर्माण होता है। और न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड होकर 6 से 8 अगुणित न्यूक्लियाई बनाता है, और ये इसकी परिधि पे आकर एकत्रित हो जाते हैं। अब ये देखिए, ये फ्लैजिला जैसे ये बाहर निकल गए, हर इस प्रोसेस के अंदर ये जो बाहर निकले हैं इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रवेश कर जाता है, और इस प्रकार से ये 6 से 8 मेल माइक्रोगैमीट का निर्माण करते हैं। मैक्रोगैमीटोसाइट या मेगागैमीटोसाइट का क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, कुछ रीऑर्गेनाइजेशन होता है, और उसके फलस्वरूप ये फीमेल या मैक्रोगैमीट के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ये अचल होता है, और इसमें एक सिरे पर, ये देखिए ये उभार मिल रहा है, इसके एक सिरे पर एक उभार होता है, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या रिसेप्टिव कोन। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। वो कैसे होगा, ये जो मेल गैमीट है ये इस रिसेप्टिव कोन के थ्रू फीमेल गैमीट के अंदर एंटर करता है, और इन दोनों के न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो जाता है, इसको बोलते हैं सिनगैमी। यहाँ जो सिनगैमी है इसमें क्या है, ये छोटा था मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बड़ा था, तो दोनों असमान प्रकार के, इसलिए इस प्रकार के सिनगैमी को कहते हैं एनआइसोगैमी। दोनों के न्यूक्लियस जब जुड़ जाते हैं तो उसके फलस्वरूप जायगोट बनता है, जो कि डिप्लॉइड होता है। अब क्या होता है, जायगोट बन गया। अब जो जायगोट है वो राउंड है, मोशनलेस रहता है। ये देखिए इस डायग्राम में जायगोट राउंडेड मोशनलेस होता है और लंबा होके क्रमी रूपी और चल हो जाता है, और ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करता है, और इसको अब बोलते हैं ऊकाइनीट या वर्मिक्यूली। और इन ऊकाइनीट या ठीक है, ये ऊकाइनीट जो है फिर स्टमक की वॉल को पेनिट्रेट करते हैं और उसकी भित्ति में पहुंच जाते हैं, और भित्ति में पहुंचने के बाद इनमें पुटी भवन होता है, और इस पुटी का निर्माण कहाँ से होता है, ऊकाइनीट के द्वारा, या फिर जो स्टमक की वॉल है, भित्ति है, उसके द्वारा। ये ऊसिस्ट अब साइज में वृद्धि करते हैं। 50 या अधिक ऊसिस्ट को स्टमक या मिडगट की वॉल के पर बाहर की तरफ देखा जा सकता है, ये बाहर की तरफ है। ये देखिए ऊकाइनीट है, ये स्टमक की वॉल में चला गया, इसके चारों तरफ सिस्ट का निर्माण हो जाता है। अब ये जो प्रत्येक ऊसिस्ट है इसके अंदर अलैंगिक मल्टीप्लिकेशन या गुणन होता है, इसे स्पोरोगोनी कहते हैं। इसका न्यूक्लियस पहले अर्धसूत्री विभाजन और फिर समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होता है। उसके फलस्वरूप कई अगुणित न्यूक्लियाई बनते हैं। ये देखिए ये हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन गए हैं, और इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्मिक मास एकत्रित हो जाता है। फिर ये फिंगर की तरह के प्रोसेसेस साइटोप्लाज्म में निकालते हैं, और उसके अंदर हर के अंदर एक न्यूक्लियस स्थित होता, न्यूक्लियस एंटर कर जाता है, और ये स्पोरोजॉइट अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। लंबे हो गए, अंडाकार हो, स्पिंडल शेप्ड हो जाते हैं, तर्कुरूपी और स्पोरोजॉइट अवस्था में रूपांतरित हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये जो ऊसिस्ट बना था या पुटी वाली प्रवस्था है, इसकी जो वॉल है वो रप्चर हो जाती है। वॉल के रप्चर हो जाने से ये स्पोरोजॉइट्स ब्लड प्लाज्मा में
फ्री हो जाते हैं और हंड्रेड्स ऑफ स्पोरोजॉइड्स जो हैं वो सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और एक इन्फेक्टेड संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के अंदर करीबन 200,000 स्पोरोजॉइड्स पाए जा सकते हैं। और अब जैसे ही ये मच्छर किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो ये स्पोरोजॉइड्स सलाइवा के साथ साथ स्वस्थ मनुष्य के अंदर एंटर कर जाते हैं। नेक्स्ट है पैथोजेनिसिटी ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो टर्शियन फीवर मलेरिया कॉज करता है। इसके द्वारा फीवर होता है, स्पेल्स ऑफ फीवर, हर 48 घंटे के बाद में बुखार आता है। इसकी 3 स्टेजेस हैं। पहली है कोल्ड स्टेज, इसके अंदर ठंड लगता है, सिर दर्द होता है और जी मिचलाता है। हॉट स्टेज, इसके अंदर में तेज बुखार हो जाता है, ब्रीदिंग रेट और पल्स रेट बढ़ जाती है। थर्ड स्टेज है स्वेटिंग स्टेज, इसके अंदर बहुत अधिक पसीना आता है और जो शरीर का तापक्रम है वो वापस नॉर्मल तक आ जाता है। कई बार क्या होता है कि जो ये डॉर्मेंट स्टेज के अंदर कुछ प्लाज्मोडियम की स्टेजेस हैं वो लीवर के अंदर डॉर्मेंट स्टेज सुप्तावस्था में रह जाती है। इसको कहते हैं हिप्नोजॉइड्स। ये हिप्नोजॉइड्स जो हैं कुछ समय पश्चात वापस से रीएक्टिवेट हो जाते हैं, फिर से क्रियाशील हो जाते हैं और नई इरिथ्रोसाइटिक साइकिल का प्रारंभ कर देते हैं और इससे क्या होता है, फिर से मलेरिया का अटैक हो जाता है। प्रिवेंटिव मेजर्स मलेरिया को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटोज, मच्छरों से सुरक्षा कैसे लेंगे? डीडीटी BHC का स्प्रे करके या दूसरे इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करके जो कि मच्छरों को मार दे। फ्यूमिगेशन के द्वारा, मॉस्किटो नेट्स या रिपेलेंट्स के द्वारा, जिसके द्वारा कि मच्छरों को काटने से रोका जा सके। मच्छरों की लार्वल अवस्थाओं को नष्ट करके जहाँ पर भी स्थिर पानी के स्रोत हैं वहाँ पे केरोसिन या पायरिथ्रम ऑयल का स्प्रे कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ये जल के ऊपर एक थिन फिल्म बना देते हैं और लार्वी में श्वसन प्रक्रिया नहीं हो पाती है और वो सफोकेशन के द्वारा मर जाते हैं। जहाँ पे मॉस्किटोज या मच्छर जो हैं जहाँ प्रजनन कर रहे हैं वहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स डाल देने से भी लार्वा को ख़त्म किया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल, सबसे इफ़ेक्टिव मेथड है ये मच्छरों के लार्वा को नष्ट करने के लिए। इसके लिए लार्विवोरस फिश जिसे गम्बूसिया है उसे काम में लिया जाता है। ये फिश जो है बहुत अधिक मात्रा में लार्वा को खाकर नष्ट कर देती है।